नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए हम हिंदी की कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें अभी हम राघव प्रकाश जी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी अभी हम जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देख रहे हैं। इसी क्रम में ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस में हम लगभग 300 साढ़े 300 वर्ड्स को देख चुके हैं और इस वीडियो में भी हम लगभग 100 से 120 के आसपास वर्ड्स को देखने वाले हैं। तो चलिए मैं सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके दोस्त आपके साथ हिंदी की क्लासेस लेना चाहते हैं, राघव प्रकाश जी की ये बहुत बेहतरीन पुस्तक है। मुझे लगता है कि अगर किसी ने इस पुस्तक का अच्छे से अध्ययन कर लिया तो उसको कोई और पुस्तक कम से कम इस एग्जाम के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जिसकी इच्छा होगी तो हम और पुस्तकें भी पढ़ाएंगे। अभी तो आप जो है इस पुस्तक का आनंद लीजिए। तो चलिए मैं सेशन को प्रारंभ करता हूं और आज का हमारा पहला वर्ड है सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, या हम खाल कह सकते हैं। इसे क्या कहकर के पुकारा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों कैंचुली। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कैंचुली। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसे कहते हैं केंद्रापसारी। फिजिक्स में आपने 2 बल पढ़े होंगे, केंद्रापसारी बल और केंद्राभिसारी बल, या उसी को केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। ये वही है दोस्तों। तो केंद्रपसारी बल कैसा होता है? जो केंद्र से दूर हट करके लगता है, दूसरी दिशा में लगता है, उसे कहते हैं केंद्रापसारी। और जो केंद्र की तरफ उन्मुख होता हो उसे कहते हैं केंद्राभिसारी। क्या कहते हैं? केंद्राभिसारी, या उसी को कहते हैं केंद्राभिमुख। चलिए आगे देखते हैं। तारों को छोड़कर वीणा का शेष भाग क्या कहलाता है? यानी जो वीणा देखिए ना आपने, तो वीणा में तार लगे होते हैं जिनसे हम बजाते हैं उस वीणा को। तो उस तार को अगर हटा दिया जाए तो बाकी का जो कुछ बचता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों कोलंबक। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोलंबक। कुंती के पुत्र कौन्तेय कहलाते हैं। सभी पांडव कौन्तेय कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पांडु के पुत्र के नाम पर वह पांडव कहलाए और कुंती के पुत्र के नाम पर उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें कहा गया कौन्तेय। जिसे क्रय किया गया हो, जिसे क्रय किया गया हो। वास्तव में यहां पर मनुष्य की बात हो रही है, यानी दास की बात हो रही है। तो खरीद कर बनाया गया दास क्या कहलाता है? वह कहलाता है क्रीत। जो पुरुषत्वहीन हो उसे क्या कहेंगे? क्लीव। यानी जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हिंदी में? तो एक्चुअल हिंदी में उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? क्लीव। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, थोड़ी देर में कोई चीज नष्ट होने वाली है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं क्षण भंगुर। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षण भंगुर। पूर्व में हुई हानि की भरपाई क्षतिपूर्ति कहलाती है। अगर कोई हानि हो गई है, आप उसकी भरपाई कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है क्षतिपूर्ति। जो क्षमा करने वाला हो उसे कहते हैं क्षमाशील। जो क्षमा किया जा सके उसे कहते हैं क्षम्य, और जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। कहते हैं ना, तुमने अक्षम्य अपराध किया है, यानी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। तो जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य कहते हैं, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जहां धरती और आकाश दोनों मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, जो फटाफट काम करता है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? क्षिप्र हस्त। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, या जिसे बहुत तेज भूख लगी हुई हो, उसके लिए शब्द काम में लिया जाएगा क्षुधातुर, या फिर उसे ही क्षुधार्थ भी कहते हैं दोस्तों। भूख से पीड़ित व्यक्ति को ही क्षुधार्थ कहा जाता है। दूसरे की हत्या करने वाला, कातिल तो हिंदी शब्द मुझे नहीं लग रहा, हत्यारा होना चाहिए, ठीक है। दूसरों के मत का विरोध करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है खंडन। अगर शब्द आपको थोड़ा काला दिख रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो इसे कहेंगे खंडन। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला खगोल शास्त्री। देखिए, विवेचन करने वाला पूछा है तो फिर खगोल शास्त्री होना चाहिए। विवेचन करने वाला विषय पूछा होता तो खगोल शास्त्र होना चाहिए। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए। देखिए,
एक होता है आंशिक चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो जिसमें पूरा ही बिंब ढक जाए उस ग्रहण को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खग्रास। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, खग्रास। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे कहते हैं खड़ग हस्त। तलवार को खड़ग भी कहते हैं, तो खड़ग को हाथ में थामने वाले को क्या कहते हैं, खड़ग हस्त। जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा, उसके लिए एक्चुअल वर्ड यूज होता है खलवाट। जिसके सिर पर बाल न हो, कभी सुना है कभी किसी गंजे को खलवाट बोल देना, समझ भी नहीं पाएगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। हालांकि उड़ाना नहीं चाहिए किसी का मजाक, पर मैं सिर्फ आपको याद कराने के बोल रहा हूं। जिसके सिर पर बाल न हो, यानी गंजे व्यक्ति के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, खलवाट। खाने के योग्य वस्तु खाद्य जो आकाश में विचरण करे उसे कहते हैं खेचर। जो जमीन पर विचरण करे उसे कहते हैं भूचर। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो उसे अशिष्ट भी कह सकते हैं, उसे गंवार भी कह सकते हैं। जो गंगा, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है वह स्थान क्या कहलाता है, तो वह स्थान गंगोत्री। देखिए ज्यादातर आपको बहुत से तो समझ में आ जाते होंगे, तो उनको आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो समझ में नहीं आते वो, जैसे अभी गंगोत्री है, आपको समझ में आ रहा है, आकाश को स्पर्श करने वाला गगनचुंबी, ये भी आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि जिसके सिर पर बाल न हो, खलवाट, ये आपको न पता हो, या जो आकाश में विचरण करे खेचर आपको न पता हो। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका, तो जो नहीं पता उसे याद कर लीजिए, बाकी जो है आप आगे बढ़ जाइए, उन्हें लिख लीजिए जो आपको नहीं आते। तो शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, उसको गणिका भी कहते हैं, नगर वधू भी कहते हैं, वैश्या भी कहते हैं। तो जो भी शब्द आपको मिल जाए ध्यान रखिएगा। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला उसे क्या कहते हैं, गतानुगतिक। क्या कहते हैं, गतानुगतिक। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, गतानुगतिक। देर से पचने वाला, जो भोजन देर से पचता है उसे गरिष्ठ के नाम से जाना जाता है। वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो, यानी वह स्त्री जो अब वृद्धावस्था की ओर है, उसका यौवन गल गया है, ढल गया है, उसे कहते हैं गलित यौवना। क्या कहते हैं, गलित यौवना। जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे हैं उसे कहते हैं गीत नाटिका या गीत नाट्य। बुंदेलखंड की तरफ आप जाएंगे तो आला उदल के गीत चलते हैं, तो वास्तव में वो नाटक का कथानक गीतों के रूप में लिखा जाता है। तो ऐसे नाटक क्या कहलाते हैं, गीत नाटिका या गीत नाट्य। गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाला क्या कहलाता है, गुप्तचर। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, बताइए जरा। 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं थोड़ी देर में बताता हूं, जब तक आप सोच के बताइए आपको आता है क्या। गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाला गुप्तचर कहलाता था। हर पदार्थ को अपनी ओर से आकृष्ट करने वाली गुरुत्व शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। जो बोल नहीं सकता उसे कहते हैं गूंगा। उसे क्या कहते थे दोस्तों, उसे कहते थे गूढ़ पुरुष। 2 प्रकार के होते थे ये गूढ़ पुरुष, एक जो एक ही स्थान पर रह करके करते, गुप्तचरी करते थे, और एक जो घूम घूम कर करते थे। जो घूम घूम कर करते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें संचारा कहते थे। तो ये सब कुछ मैं आपको जो हिस्ट्री की नोट्स मेकिंग क्लासेस चल रही है वहां पे सब कराने वाला हूं या करा चुका हूं बहुत कुछ। तो ठीक है दोस्तों, तो जो है आप उन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी वो क्लासेस। जब तक आपका एग्जाम खत्म होगा आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन किस्म से मैं आपका सिलेबस खत्म करा चुका होऊंगा। आपको किसी पेड क्लास के चंगुल में फंसने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा विश्वास रखना होगा, थोड़ा सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट कैसे करेंगे, व्यूज बढ़वा करके क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो बात गूढ़ रहस्यपूर्ण हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गूढ़ोक्ति। घर या देश के अंदर ही लोगों की आपसी लड़ाई क्या कहलाता है, गृह युद्ध। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है, इंद्रियों से परे है, उसे गोतीत भी कहते हैं, उसे इंद्रियातीत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, उसे क्या कहते हैं, उसे इंद्रियातीत भी कहते हैं। दिन और रात्रि के बीच का समय
या फिर संध्या का वह समय जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है। देखिए ये इस तरीके से नहीं लिखा मिलेगा ताकि आप गोधूली बता दें, सीधे सीधे वो होगा संध्या का वह समय जब गायें जंगल से लौटती हैं। या तो इतना मिलेगा या दिन और रात्रि के बीच का समय, यानी जब दिन ढल चुका होता है रात्रि शुरू नहीं होती, उस समय को क्या कहते हैं, उस वेला को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गोधूली। जो छिपाने योग्य है उसे गोपनीय कहेंगे, जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्राह कहते हैं। जिम्मेदारी पूरा न करने वाला गैर जिम्मेदार कहलाता है। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा या घसेरा कहलाता है। शरीर की हानि करने वाला घातक। जो पदार्थ घुलने योग्य हो घुलनशील। जो कार्य करने के लिए नाजायज रूप से धन लेने वाला, तो रिश्वत लेने वाला, घूस लेने वाला घूसखोर कहलाता है। जो घृणा का पात्र हो उसे घृणित या घृणास्पद कहते हैं। सर्पों का स्वामी, देखिए सर्पों का स्वामी फणींद्र, सांप के क्या होते हैं, फन होते हैं ना, तो जो फन वाले का स्वामी होगा उसे ही फणींद्र कहेंगे। तो सर्पों का स्वामी क्या कहलाता है, फणींद्र। क्या कहलाता है, फणींद्र। मात्रा ढक गई है तो थोड़ा इसको रब करके अब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फणींद्र। फल देने वाला क्या कहलाता है, तो फल देने वाला फलदायी। केवल फलों पर निर्वाह करने वाला फलाहारी। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला। जिसके सिर पर चंद्र कला हो, या जिसके सिर पर चंद्र हो, यानी हमारे भगवान महादेव, उन्हें क्या कहते हैं, चंद्रचूर्ण, या फिर उसी को कहते हैं चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र या कला हो उसे चंद्रचूर्ण या चंद्रशेखर। देखो दोस्तों, मैं सनातन धर्म को मानता हूं, हिंदू धर्म का हूं, तो इस वजह से मैं सिर्फ जब भी उनकी बारी आती है तो मेरे मुंह से निकल जाता है। कोई भी धर्म विरोधी नहीं हूं, तो इस तरह का कोई भी कमेंट आप ना कीजिएगा, ठीक है। तो जिसके सिर पर चंद्र हो, कला हो, वह क्या कहलाता है, चंद्रचूर्ण या चंद्रशेखर। वह काव्य जिसमें पद्य और गद्य मिश्रित हों, यानी जो गद्य गद्य पैराग्राफिक वे में और पद्य पोएट्रिक वे में लिखा जाता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे चंपू कहते हैं। हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है कि गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखा गया क्या कहलाता है, चंपू कहलाता है। चलिए एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं, जिसने मेरी वैदिक सभ्यता वाली क्लास की होगी वो तो बता देगा। तो आप मुझे बताइएगा कि चारों वेदों में से कौन सा वेद ऐसा है जो चंपू शैली में लिखा गया है, यानी गद्य और पद्य में मिश्रित रूप से लिखा गया है। कमेंट करके बताइएगा। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा, यानी ऐसी हवा जो गोल गोल घूम रही है, उसे क्या कहते हैं, चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि। केवल मूल पर ब्याज लगता हो तो साधारण ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगता हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य चमत्कार कहलाता है। आंखों से संबंध रखने वाला चाक्षुष कहलाता है। चिंता या चिंतन करने योग्य बात चिंतनीय या चिंत्य कहलाती है। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली मणि चिंतामणि कहलाती है। कार्य करने की इच्छा करने वाला चिकीर्षु होता है, और कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। तो कार्य करने की इच्छा करने वाला को क्या कहते हैं, चिकीर्षु, और कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं, चिकीर्षा। चेतन स्वरूप की माया चिद्विलास कहलाती है। अगर आपसे पूछ ले चेतन स्वरूप की माया को अनेक शब्दों को एक शब्द में क्या कहेंगे, या चेतन स्वरूप की माया के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग में लिया जाएगा, तो चिद्विलास। लंबे समय तक जीने वाले के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो है चिरंजीवी। जो चिरकाल से चला आया है उसे कहते हैं चिरंतन। चिर निद्रा यानी मृत्यु को जो प्राप्त हो गया उसे चिर निद्रित कहेंगे। और बहुत समय से परिचित के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वह होता है दोस्तों चिर परिचित।
बहुत समय से परिचित के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो कौन सा है? वो है चिर परिचित। जो बहुत समय तक ठहर सके उसके लिए चिर स्थायी। जो बहुत समय तक स्थायी रहे, जो बहुत समय तक ठहर सके उसके लिए क्या शब्द काम में लेंगे? चिर स्थायी। जो देर तक स्मरण करने के योग्य हो, चिर स्मरणीय। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए चिन्हित। सावधान करने के लिए दिया गया संकेत क्या कहलाता है? वह कहलाता है चेतावनी। चौथे दिन आने वाला ज्वर क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं चौथिया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आरओ के एग्जाम में। चौथे दिन आने वाला ज्वर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है चौथिया। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा है उसे कहते हैं छद्मवासी। क्या कहते हैं? छद्मवासी। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा है। जो कृत्रिम वेश धारण करता है यानी रूप बदल करके रहता है उसे कहते हैं छद्मी। कृत्रिम वेश धारण करने वाले के लिए क्या शब्द काम में लिया जाता है? उसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो है दोस्तों छद्मी। क्या है? छद्मी। छिपकर आक्रमण करने वाला, इसके लिए क्या कहीं शब्द काम में लेंगे? इसके लिए लेंगे छापामार दल। छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार दल। वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हैं उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे छावनी। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र अर्थात दोषों को ढूंढना। देखिए ये आता है दोषों को ढूंढने का काम, छिद्रान्वेषण। छिद्र लिखा हुआ नहीं आता। तो किसी व्यक्ति में दोषों को ढूंढना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है छिद्रान्वेषण। जो दूसरों में दोष ढूंढे उसे क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी। यानी छिद्रान्वेषण करने वाला व्यक्ति छिद्रान्वेषी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला यानी मूवेबल जंगम कहलाता है। और जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल नहीं सकता उसको स्थावर कहते हैं। पेट या जठर की आग जठरानल कहलाती है। ठीक है, पेट या जठर की आग क्या कहलाती है? जठरानल। जंगल की आग क्या कहलाती है? दावानल। और समुद्र की आग क्या कहलाती है? बड़वानल या बड़वाग्नि। जंगल की आग दावानल या दावाग्नि। पेट या जठर की आग जठरानल या जठराग्नि। जन प्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? तो वह जनतंत्र कहलाती है। बारात के ठहरने का जो स्थान होता है उसे जनवासा कहते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे जनश्रुति कहते हैं। परंपरा से चली आ रही बात को अनुश्रुति कहते हैं। और जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे जनश्रुति कहते हैं। जो जर्जर हो गया हो उसे जरा जीर्ण कहते हैं। जो जीव जंतु जल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जलचर। जो जल में रहते हैं जलचर, जो थल में रहते हैं थलचर, जो दोनों जगह रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। जो जल से उत्पन्न होता है उसे जलज। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। गर्मी से उत्पन्न होने वाला ऊष्मज। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जल से उत्पन्न होने वाला जलज। जो जल बरसाता हो उसे कहते हैं जलद। तो जलज क्या होता है? जल से उत्पन्न होने वाला। और जलद क्या होता है? जो जल बरसाता है। जिसका जाति या समाज से बहिष्कार कर दिया गया हो उसे जाति बहिष्कृत या समाज बहिष्कृत कहा जाता है। जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं उसे क्या कहेंगे? जातिस्मर। जिसे पूर्व जन्म की बातें याद हैं उसे कहते हैं जातिस्मर। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जादूगर। जीतने की इच्छा जिगीषा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगूषी। भोजन की इच्छा करने वाला जिघत्सु और भोजन की इच्छा जिघत्सा कहलाती है। किसी को मारने की इच्छा जिंघासा कहलाता है और किसी को मारने की इच्छा रखने वाला जिंघासु कहलाता है।
ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्रक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? जिघ्रक्षा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, और जिंदा रहने का इच्छुक या अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों जिजीविषु। चलिए आगे देखते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जिज्ञासा करने योग्य जिज्ञास्य। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसने आत्मा को जीत लिया हो उसे जितात्मा कहते हैं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रियों को वश में कर लेने वाला क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जितेंद्रिय। किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण उसका जीवन चरित्र कहलाता है। जेठ का पुत्र जेठौत, यानी पति के बड़े भाई का पुत्र क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जेठौत। लेकिन जेठौत ऐसे लिखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो जीतने के योग्य है उसे जेय कहते हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जौहर कहलाता है। राजस्थान में कई बार वीरांगनाओं ने जौहर किया है, तो यानी अग्नि कुंड में कूद करके अपने प्राण दे दिए ताकि आक्रांता उनकी इज्जत के साथ न खेल सकें। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश क्या कहलाता है? जौहर। ज्ञान प्रदान करने वाली देवी उसे ज्ञानदा कहते हैं या सरस्वती भी कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है उसके लिए शब्द कौन सा काम में लिया जाएगा? ज्ञान पिपासु। जिसे जानना आवश्यक हो उसे ज्ञेय कहते हैं। जो वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले उसे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। जो अकारण जुल्म ढाता है उसे जालिम कहेंगे। वर्षा सहित तेज हवा झंझावत। वर्षा सहित तेज हवा यानी ऐसी आंधी, ऐसी तूफान जिसके साथ वर्षा भी आ रही हो उसे कहते हैं झंझावात। लंबे और बिखरे बालों वाला झबरा। कहते हैं ना कुत्ते के जो बालों वाला कुत्ता होता है, कहते हैं ना बड़ा झबरालू कुत्ता है, तो लंबा और बिखरे बालों वाला क्या कहलाता है? झबरा। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा झींसी। झींसी सी पड़ के रह गई है, यानी थोड़ी बहुत बारिश सी हुई थी, बूंद बांद आई थी बस, तो छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा क्या कहलाती है? झींसी। बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय, ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है झील। फलों का गुच्छा झौर कहलाता है। टाइप करने की कला टंकण कहलाती है। और जहां सिक्कों की ढुलाई होती है वह स्थान क्या कहलाता है? तो वह स्थान कहलाता है दोस्तों टकसाल। अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला क्या कहलाता है? तो वह टिकाऊ कहलाता है। विवाह का संबंध तय करने के लिए वर को वस्त्रादि वस्तुएं प्रदान करने की जो रस्म है वो क्या कहलाती है? टीका या तिलक। ठीक है, आज की आधुनिक लैंग्वेज में रोका बोल देते हैं, पर रोका सही शब्द नहीं है। क्या है? टीका और तिलक। किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला टीकाकार। बर्तन बनाने वाला ठठेरा। जो छोटे कद का हो उसे ठिगना कहते हैं। स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या जल को दो बड़े खंडों को मिलाता है उसे क्या कहते हैं? डमरू मध्य। ठीक है, क्या कहते हैं? डमरू मध्य। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य ढिंढोरा। कहते हैं ना ढिंढोरा मत पीट यार इस बात का, तो क्योंकि ये शब्द कहां से आया? जो पहले सूचना देने के लिए सुनो 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 करके डमरू बजा करके सूचना देते थे तो उसे ढिंढोरा कहते थे। वह राजकीय धन जो किसी आनों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे तकावी कहते थे। क्या कहते थे? तकावी। तक्कावी ऋण किस दिल्ली सल्तनत के बादशाह द्वारा प्रदान किया गया है? उत्तर दीजिए। चलिए ट्रिक बता देता हूं। जिसने दीवाने को ही चलाया, जिसने अकाल के लिए अकाल संहिता का निर्माण किया, उसी ने तक्कावी ऋण देना भी प्रारंभ किया। तो वह जो राजकीय धन जो किसानों को सहायता हेतु दिया जाता है तकावी कहलाता है। जो किनारे से सटे हुए हों उन्हें तटवर्ती कहते हैं। उसी समय का तत्कालीन कहलाता है। और तत्व को जानने वाला
तत्वज्ञ कहलाता है। तो दोस्तों आज की क्लास को, इस वीडियो को हम यहीं संपन्न करते हैं। अगली वीडियो में अगले 100 सवा 100 प्रश्न लेकर के हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप इनका अध्ययन कीजिए, बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए। दोस्तों समझ लीजिए कि यदि आपको आरओ के एग्जाम को, प्री को निकालना है, मेंस लिखना है, तो जीके तो आपकी सॉलिड होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि जीके आपकी कमजोर होगी तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन हिंदी वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्यों कि भाई साहब जीके 140 नंबर की आती है, क्या 140 की गारंटी दे सकते हो? 120 की नहीं दे पाओगे अपने हाथों से गारंटी। कट पिटा के 80 तक पहुंच जाता है मामला, लेकिन 60 में से 60 हिंदी की गारंटी आप दे सकते हो। यानी अगर आप 60 में से 60 हिंदी में ले आए दोस्तों, और फिर ऐसी स्थिति में जीके में आप 80 भी लेकर के आए, तो 140 नंबर बनेंगे। कितने बनेंगे? 140। और जो मेरिट का ट्रेंड है, देखिए अभी एग्जाम नहीं हुआ तो मेरिट की बात तो कर नहीं सकते, जो मेरिट का ट्रेंड है वो 130 के आसपास जाती है। तो आप आराम से अच्छी पोजीशन में बैठे होंगे जहां निश्चिंत होकर के आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो हिंदी ही वो चाबी है जो आपके सिलेक्शन का ताला खोल सकती है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।